हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। जगदलपुर में बीजेपी कार्यालय में महेश कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सांसद महेश कश्यप ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है, प्रदेश में जहां भी अपराध और तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है उसकी जड़ में कांग्रेस है और कांग्रेस जानबूझकर छत्तीसगढ़ को आग में झोंकना चाहती है। इसलिए पहले खुद अपराध को अंजाम देती है, षड्यंत्र रचती है और फिर सरकार को घेरने में उसके बड़े नेता लग जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बलौदाबाजार में हुई हिंसा को लेकर कहा कि बलौदाबाजार में किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से कलेक्टर और एसपी कार्यालय जलाए गए हैं और इस प्रकरण में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव के साथ साथ सैकड़ों कांग्रेसी जेल में बंद है। देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी लगातार चौथी बार हमारा सरकार बना है। प्रदेश में देश में हमारे गारंटी देने वाले मोदी जी का तीसरी बार सरकार बना है और कांग्रेस के लोगों को पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के लोगों को पूरे देशवासियों ने नकार दिया है। इसीलिए कांग्रेस के लोग हर राज्य में, हर क्षेत्र में अशांति फैलाना चाहते हैं और जितने भी घटनाएं घट रही है, चाहे हमारा बलौदाबाजार का घटना देखें, दामाकाड़ा का घटना देखें, जितना भी घटनाएं घट रही है या इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। इस प्रकार से अशांत करके, आपस में लड़ा करके राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं होगा। और यही सब विषय को लेकर आज ये प्रेस पत्रकार वार्ता था, जिस प्रकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के उसमें देखने को मिल रहा है। तो आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा उनका विरोध भी होगा और कांग्रेस जिस प्रकार से अपना नाकामी छुपाने के लिए, अपना कोई जनाधार को पाने के लिए इस प्रकार से वो करना चाह रही है, लेकिन अभी आने वाला समय में नगर पंचायत, जिला पंचायत, जनपद त्रिस्तरीय राज पंचायत का चुनाव है। तो अंतिम समय में भी यही सब कम करके कम से कम अपना अस्तित्व बचाए, ये प्रयास में वो भी कामयाब नहीं होंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता उनको मुकाबले करने के लिए तैयार है। इसी विषय को लेकर आज हम लोग यहाँ पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। तो पूरा कांग्रेस का हाथ है। आप बलौदाबाजार का घटना में जो पुलिस कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय जलाया गया, उसमें उनका विधायक के साथ साथ कितने कांग्रेस के नेता अंदर हैं। अभी एक पुलिस की अधिकारी की पत्नी और बच्चे को हत्या में भी कांग्रेस के लोगों का हाथ है। चाहे नकली नोट का मामला हो, उसके कांग्रेस का हाथ है। तो कुल मिलाके छत्तीसगढ़ में अराजकता फैलाना चाहते हैं और सरकार के ऊपर सरकार जो हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार निरंतर साय काम करे, इसमें विधान डालना चाहते हैं। बस्तर जैसे अशांत क्षेत्र को शांत करने के लिए हमारे सरकार के द्वारा 2026 तक का लक्ष्य रखा गया है। उसमें भी कहीं ना कहीं योगदान डालने के लिए कानून व्यवस्था के नाम पे ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। इसमें कभी कामयाब नहीं होंगे। इस प्रकार से कांग्रेस अपना ओछी राजनीति से बाज आए तो अच्छा होगा। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस बागेश्वर धाम के धर्मांतरण के खिलाफ यात्रा से घबराई गई है। कांग्रेस हमेशा धर्मांतरण की पक्षधर रही है। हम धर्मांतरण के खिलाफ हैं। हम इस यात्रा का स्वागत करते हैं। संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस संत महात्माओं को सलाहना दी। धर्मांतरण के समर्थक कांग्रेस और धर्मांतरण के समर्थक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज को जरूर ये खराब लग रहा होगा कि बागेश्वर धाम जी इस धर्मांतरण के खिलाफ में जब पदयात्रा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको तकलीफ हो रही है। बागेश्वर धाम को यह सलाह देना कि यहां पदयात्रा की बजाय माननीय मोदी से मिलकर कानून बनाए। जिन कानूनों पर कांग्रेस को विश्वास नहीं, जिस कानून का उल्लंघन कांग्रेस के नेता करते हैं, प्रदेश कांग्रेस के नेता करते हैं, इसका ताजा उदाहरण बलरामपुर की घटना, सूरजपुर की घटना और बलौदाबाजार की घटना इस बात को इंगित करती है। अब इस देश के जो संत हैं उनको भी क्या कांग्रेस ही सलाह देगी? मुझे लगता है कानून से ज्यादा मजबूत इस देश के नागरिक हैं जो स्वयं इस बात को समझते हैं कि देश हित में धर्मांतरण ठीक नहीं है। लोक लुभावन पैसे का लालच देकर धर्मांतरण कराना ये कांग्रेस के लिए हो सकता है ठीक हो, लेकिन ये देश के नागरिकों के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हम बागेश्वर धाम की इस पदयात्रा का स्वागत करते हैं। इस देश में, इस प्रदेश के अंदर में धर्मांतरण का कोई मतलब नहीं है और धर्मांतरण का कोई औचित्य नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं।
हो सकता है दीपक बैज और कांग्रेस की मजबूरी हो सकती है कि वोट बैंक के लिए वो धर्मांतरण का सहारा लेते हैं। महासमुंद में छत्तीसगढ़ के 24वें स्थापना दिवस पर राज्योत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने शिरकत की। जिला स्तरीय राज्योत्सव का दीप प्रज्वलन करके शुभारंभ किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शासन की जनहित योजनाओं को जन जन तक पहुंचा कर विकास करेंगे और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का श्रेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। वहीं दयालदास बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में राज्य लगातार नए विकास कर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के 24वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय राज्योत्सव 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें कई विभागों द्वारा राज्य एवं केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी प्रदर्शनी के माध्यम से दी गई और साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भोजराज नाग और कांकेर विधायक आशाराम नेताम ने किया है। अतिथियों ने प्रत्येक स्टॉल में जाकर विभागीय योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और शासन की रीति और नीति को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। प्रदर्शनी से योजनाओं की जानकारी भी यहां पर दी गई है। पूरा मामला कांकेर से है, जहां पर राज्य का 24वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां पर बड़ा कार्यक्रम रखा गया और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नेता, कार्यकर्ता और जनता भी मौके पर मौजूद रहे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि राज्योत्सव 2024 की हैं। प्रदर्शनी की से जो है योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य की 24वीं वर्षगांठ पर जीपीएम जिले के गुरुकुल खेल मैदान में राज्योत्सव का भव्य आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि बिल्ला विधानसभा क्षेत्र के विधायक धर्मलाल कौशिक ने दीप प्रज्वलित किया। जिला स्तरीय राज्योत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मरवाही विधायक प्रणव मरपच्ची के साथ जिले के आम नागरिक, जनप्रतिनिधि और प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। धर्मलाल कौशिक ने सभी जिले और छत्तीसगढ़ वासियों को राज्योत्सव की बधाई दी, शुभकामनाएं दी, साथ ही विभागीय स्टॉल का अवलोकन भी किया। इसी के साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जिसके लिए छत्तीसगढ़ की लोक गायिका कंचन जोशी ने प्रस्तुति दी और स्थानीय कलाकार, स्कूल के छात्रों ने भी रंगारंग कार्यक्रम में प्रस्तुति दी है। छत्तीसगढ़ में उत्साह का संचार हो रहा है। उत्सव भारत हर महीना और हर सप्ताह अलग अलग राज्यों में हम अपना राज्योत्सव मना रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ बनने के बाद आज काफी परिवर्तन छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। जो लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती थी, इलाज की सुविधाएं मिल रही है, फ्री में उनको चावल मिल रहा है, आज उनके महतारी बंधन का पैसा मिल रहा है, उसके साथ में सड़क है, सिंचाई है, स्वास्थ्य है और इस प्रकार से किसानों के जीवन में जो खुशहाली आज दिखाई दे रही है, वास्तविक में इसके कोई प्रणेता है तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य दिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में हसदेव जंगल को लेकर पिछले 6 साल से लड़ाई लड़ी जा रही है। इसी कड़ी में अनुसूचित जनजाति आयोग की तरफ से रिपोर्ट आई है, जिसमें साफ स्पष्ट है कि परसाकोल ब्लॉक वन स्वीकृति ग्राम सभा की फर्जी दस्तावेज बनाकर हासिल की गई है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन संगठन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने साफ ये कहा है कि छत्तीसगढ़ से हसदेव की कटाई को रोक देना चाहिए। जितने भी खनन की प्रक्रिया है उन्हें बंद कर देना चाहिए। इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा। साथ ही रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया कि ग्राम सभा की फर्जी रिपोर्ट पेश की गई है। पिछले 6 सालों से कह रहे हैं कि खनन परियोजना के लिए हमने कभी भी ग्राम सभा में कोई सहमति नहीं दी है। जो ग्राम सभा का सहमति का प्रस्ताव बताया जा रहा है वो फर्जी कूटरचित तरीके से बनाया गया था और इसी मांग को लेकर 300 किलोमीटर लोग पैदल चलकर रायपुर आए थे और राज्यपाल मुख्यमंत्री से मिले थे। इस फर्जी ग्राम सभाओं की जांच की शिकायत छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में की गई थी।
आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया। जो तमाम वहां पे आवेदक अनावेदक पक्षों के बयान दिए गए, तमाम दस्तावेजों का परीक्षण किया गया आयोग के द्वारा। बाकायदा सरगुजा के कलेक्ट्रेट सभागृह में, जिला पंचायत सभागृह में इसकी सुनवाई की गई और पूरी सुनवाई करने के बाद अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित जारी की है। इस रिपोर्ट में उन्होंने स्वीकार किया है कि जो ग्रामीणों ने आरोप लगाए थे कि फर्जी कूटनीतिक तरीके से प्रस्ताव बनाए गए हैं, वो सही पाए गए हैं। आयोग ने ये माना है कि ग्राम सभा समाप्त होने के बाद में जिला प्रशासन के अधिकारी और कंपनी के कर्मचारियों ने पंचायत सचिव के ऊपर दबाव डाल के प्रस्ताव लिखवाया उदयपुर के रेस्ट हाउस में। भारतीय रिजर्व बैंक इस साल अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस अवसर को विशेष बनाने के लिए देश भर के कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस क्रम में आरबीआई के स्नातक छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक क्विज प्रतियोगिता रखी गई और प्रतियोगिता रायपुर स्थित बेबीलोन इंटरनेशनल में आयोजित हुई, जिसमें कॉलेज के छात्रों ने हिस्सा लिया और 90 टीमों ने हिस्सा लिया है। आरबीआई के इस क्विज का आयोजन युवा छात्रों ने किया। भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका वित्तीय नीतियों और अर्थव्यवस्था की मूलभूत समझ को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो मेंटल डेवलपमेंट और जैसे कि आप मतलब ऐसे जीके वगैरह ज़्यादा पढ़ रहे हो, आप अपने इंडिया या फिर हेरिटेज के बारे में ज़्यादा जान रहे हो, तो ये सब में हेल्पफुल है। और क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, मतलब सिर्फ फैक्ट बेस्ड नहीं थे, जो उन्होंने हिंट्स दिए उसके थ्रू हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन अपनी लॉजिकल रीजनिंग का यूज़ किया। फ्यूचर में कहीं ना कहीं इसको प्लस करेंगे। हाँ जैसे कि सेलेक्ट हो जाते हैं तो रिज्यूमे लगा सकते हैं अपने सीजे वगैरह के इंटरव्यू टाइम में। मतलब ओवरऑल अब इस कंपटीशन को आपने किस लिए फाइट किया है? क्या आप इन फ्यूचर पे आने वाले कल में जब आपका भविष्य रहेगा कहीं सीवी में लगाने के लिए किया कि आप अपने आप को ग्रो करने के लिए किया? एक्चुअल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए किए, क्योंकि मुझे पर्सनली क्विजेज और जीके में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं तो ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना पसंद करता हूँ, तो मेरे लिए तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी। मेंटल एप्टीट्यूड ऑनलाइन डाउट क्लियर भी कर लिया। मैम जनरली ऐसा होता है कि कुछ कॉम्पिटिशन्स होते तो है तो बहुत छोटे लेवल के होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक एपेक्स बैंक है और इस बैंक के द्वारा जो ऑर्गेनाइज कराया गया है ये पूरे नेशनल लेवल पे किया गया है और ये क्विज इस लेवल पे किया गया। क्वेश्चन ऐसे दिए गए कि आदमी का हॉरिजन एक ऊपर लेवल पे जाए। जनरली क्वेश्चन क्विज में हमको क्या पूछा जाता है, व्हाट इज दैट और व्हाट इज दिस, मतलब क्या है क्या नहीं है के फॉर्मेट में सिंपली। लेकिन यहाँ पे जो सवाल पूछे गए वो इस फॉर्मेट में है ताकि आदमी को सोचना पड़े। तो मेंटल एबिलिटी जो स्किल है ना, सोचने की क्षमता बढ़ाने लायक ये क्विज है, मतलब आदमी को सोचने पर मजबूर करते इस टाइप का कैपेबिलिटी बढ़ाना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म ये है, इस क्विज को अटेंड करने के बाद इसके बहुत सारे राउंड्स होते हैं, तो इन क्विज को अटेंड करने के बाद बंदे को पता चलता है कि वो किस लेवल पर है और उसको समझ में आएगा कि उसको क्या क्या अपने में इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है अगर उसको फ्यूचर में और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाना है। क्या क्या इवेंट में चल रहा है, कितने चरण का प्रतियोगिता हुई, कितने लोगों ने हिस्सा लिया? हमारे राज्य से करीब 12,000 टीम ने इंटरेस्ट दिखाया था और अधिकतर हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स। अभी हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो ये बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ स्टेट जो है वो अभी एजुकेशन में नीचे है, बहुत नीचे है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। लेकिन आरबीआई के साथ जो ये क्विज कंपटीशन हुआ उसने ये सारे आंकड़े को जुटला दिया है। मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि इतने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के बच्चे बीजापुर, बस्तर, सरगुजा, बहुत ही छोटी छोटी जगह से आ रहे हैं, रुचि दिखा रहे हैं। ये बता रहा है कि हमारे राज्य में बच्चों को कितनी ललक है। बस अवसर उपलब्ध करा दीजिए, फिर देखिए हम क्या नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि प्रसन्ना साहब की टीम जो है इतनी बेहतरीन काम कर रही है उच्च शिक्षा में कि जितने समय ये रहेंगे पूरा चेंज ले आएंगे। जो क्वेश्चन आया वगैरह तुमने तय किए थे वो क्या आरबीआई के ही जो से जुड़े हुए थे? पूरी टूर्नामेंट जो है आरबीआई ने अपनी सेरेमनी के तौर पे ऑर्गेनाइज की है, पूरे देश में ऑर्गेनाइज की है। उसमें पहला चरण जो था वो एलिमिनेशन राउंड था, उसमें हमारी 12,000 टीम ने रजिस्ट्रेशन कराया और 3,402 टीम जो है वो अपीयर हुई। इनमें से जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 74 टीम्स आई है। हालांकि 90 टीम्स को आना था, बहुत से अपने किसी विशेष कारण से नहीं आ पाए हैं।
सेकेंड राउंड ये हो रहा है, आप लोग साक्षी है, देख रहे हैं कि बच्चों का कितना अच्छा इंटरेस्ट है इसमें से। लेकिन एक ही टीम जाएगी जोनल लेवल पे, और हम चाह रहे हैं कि हमारे राज्य से बेस्ट टीम जाए, वो नेशनल तक जाए। हमारा पूरा प्लान वैसा है। हमने सेकेंड राउंड के लिए ऑनलाइन क्लासेस, आप सोचिए दिवाली का अवसर है पूरा, आप डेटा ले लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस हुई है इन सारे सेलेक्टेड टीम्स के लिए 15 दिन आपात गति से 10:30 से 5:30 तक ये तैयारी करके हमारे ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं। तो बस इतना ही सीखने मिला ये काम करने से कि इनको अवसर आप उपलब्ध करा दीजिए बस, फिर वो देख लीजिए कि वो कैसे निखर के बाहर आते हैं। तो आगे भी ऐसे अवसर इनको मिलते रहने चाहिए पूरे राज्य में अलग अलग तरीकों से। ये मतलब मुझे सीखने मिला। नेशनल कब और कहाँ? जी नेशनल कब और कहाँ? नेशनल अभी एक चरण और होना है जोनल लेवल का। इसमें से जो फर्स्ट टीम आएगी वो बॉम्बे में जोनल लेवल पे पार्टिसिपेट करेगी। टोटल 6 जोन है, 6 जोन की 6 टीम पे वो जोनल लेवल पे फाइनल्स होने हैं, और वहां से जो फर्स्ट टीम आएगी वो दिल्ली में जाएगी फाइनल्स खेलने के लिए। परिचय दीजिए। जी, मैं पंकज मेहता, डिप्टी डायरेक्टर हूँ हायर एजुकेशन। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय राज्योत्सव के मौके पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि ये दिन आप सबके अभिनंदन और स्वागत का दिन है। बिलासपुर के ऐतिहासिक पुलिस ग्राउंड जो कि आपकी उपस्थिति बयां कर रहा, आपका उत्साह बता रहा है कि छत्तीसगढ़ में नया सवेरा हुआ है। उन्होंने इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। और डिप्टी सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी की पावन भूमि है, जहां बड़े बड़े संत, महात्मा, मनीषी, समाज सुधारक पैदा हुए हैं। इस दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं की आकर्षक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है और ये जो भव्यता दिखाते आखिर तरस गे रही से भव्य राज्योत्सव देखे बर आज ये बिलासपुर के ऐतिहासिक पुलिस ग्राउंड जो आपके उत्साह, आपके उपस्थिति ला बतावा थे कि छत्तीसगढ़ में नवा सवेरा होए, छत्तीसगढ़ में कुछ नया होने वाला है। और ये उत्साह, ये ऊर्जा, यही वो ऊर्जा है जो आज हमारे पर प्रेरणा बने है कि हमने बनाया है, हम ही सवारेंगे इस मूल मंत्र ला लेके आज हमन काम। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव 2024 का आयोजन गरियाबंद जिले के गांधी मैदान में 5 नवंबर को किया गया था, जहां रंगारंग कार्यक्रम के साथ राज्योत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम के उत्सव के मुख्य अतिथि प्रकटपुर से विधायक धर्मजीत सिंह समेत राजिम विधायक रोहित साहू और बिंद्रा नवागढ़ विधायक जनक ध्रुव भी शामिल थे। राज्योत्सव कार्यक्रम में शासकीय योजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस कार्यक्रम में गरियाबंद जिले के सभी विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसकी सराहना करते हुए मुख्य अतिथि धर्मजीत सिंह ने लुत्फ उठाया। गरियाबंद की जनता ने भी अपनी जिज्ञासा के साथ ही इस प्रदर्शनी को देखा और समझा। इस बीच धर्मजीत सिंह ने बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी और इन 24 सालों में छत्तीसगढ़ को कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ अच्छा, कुछ बुरा अंत हमने देखने को मिला है। वाजपेयी जी ने की थी, तकलीफों को दूर करके हमारे हक और हुक्म स्थापना की थी। इन 24 वर्षों में कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ अच्छा, कुछ बुरा अनुभव मिला है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विष्णुदेव साय जी के शासन में छत्तीसगढ़ चहुओर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। चाहे किसानों की माली हालत सुधारने के बाद तो उनको 2100 रुपये, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा धान की कीमत हम दे रहे हैं। उनका बोनस 3700 करोड़ रुपये का हमने दिया। महिलाओं को 1000 रुपया महीना हमने देने का काम और उनके सशक्तिकरण का किया। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास देने का हमने वायदा किया है, 8 लाख को देने का निर्णय हो चुका है और प्रदेश के 7000 से ज़्यादा लोगों को अभी नौकरी देने की प्रक्रिया चल रही है।
धीरे धीरे हम सभी क्षेत्रों की ओर ध्यान दे रहे हैं। सिंचाई का रकबा बढ़ाने, सिंचाई के लिए बजट प्रावधान करने, स्वास्थ्य के लिए बजट का प्रावधान करने और बिजली, शिक्षा, सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य और पेयजल के लिए हम काम कर रहे हैं और यही छत्तीसगढ़ के निर्माण के। खबर लोरमी से है, जहां पर डॉक्टर की लापरवाही से एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई है, जिसके बाद अस्पताल परिसर में हंगामा मच गया और डॉक्टर का सच सामने आया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। इस वक्त की बड़ी खबर लोरमी के बुद्ध केयर अस्पताल से है, जहां इलाज के दौरान 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। उक्त मामले की खबर से अस्पताल परिसर में हंगामा मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम और एसडीएम पुलिस बल के साथ अस्पताल की जांच करने पहुंची, जहां पर पाया गया कि डॉक्टर तो है, पर संचालक डॉक्टर गोकुल कुमार के पास मान्यता प्राप्त दस्तावेज नहीं, जिस कारण बच्चे को सही इलाज नहीं मिलने से बच्चे की मौत हो गई। इस मामले को देखते हुए पुलिस ने डॉक्टर पर कार्रवाई और अस्पताल को सील कर दिया है। फिलहाल मामले में 7 साल के बच्चे की मौत की अस्पताल में पुष्टि नहीं हुई। डॉक्टर्स ने मरीज को उचित इलाज के लिए बिलासपुर रेफर कर दिया था, जहां बच्चा बिलासपुर पहुंचते ही दम तोड़ दिया। बता दें कि डॉक्टर गोकुल कुमार एमबीबीएस डॉक्टर तो है, लेकिन कहते हैं ना, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, ठीक वैसा ही हुआ है। डॉक्टर डिग्रीधारी है और मान्यता प्राप्त के लिए अप्लाई भी किया है, लेकिन डॉक्टर को शेष मान्यता नहीं। लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर अस्पताल का संचालन कर रहा था और मरीजों का इलाज कर रहा था, लेकिन फिर वक्त का पासा पलटा और डॉक्टर की असलियत सबके सामने आई। जब पुलिस प्रशासन ने डॉक्टर के ऊपर इस मामले को लेकर कार्रवाई की, तो डॉक्टर गोकुल ने एसडीएम के साथ बदसलूकी की। साथ ही डॉक्टर एसडीओपी माधुरी दिल्ली से भी उलझ गया, जो डॉक्टर को महंगा पड़ गया। पुलिस ने डॉक्टर के साथ धक्का मुक्की की और घसीट कर ले गई। फिलहाल डॉक्टर पुलिस की गिरफ्त में है और अस्पताल को सील कर दिया गया है। मेरे द्वारा बुद्ध केयर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया और क्योंकि इस अस्पताल के संचालन के संबंध में मुझे कतिपय शिकायतें मिली थी, कुछ अव्यवस्थाएं थी, तो मैंने इसका औचक निरीक्षण किया और जैसे मैंने देखा और डॉक्टर जो यहाँ पे इसके संचालक हैं डॉक्टर गोकुल कुमार बंजारे, मैंने उनसे पूछा कि संचालन संबंधी आपके दस्तावेज का पुख्ता है, क्या सही हैं? तो उनके द्वारा ये जवाब दिया गया कि मेरे पास इसके चलाने का कोई अनुज्ञप्ति, सही अनुज्ञप्ति नहीं है, लाइसेंस नहीं है। मैंने अप्लाई जरूर किया है लेकिन मुझे लाइसेंस नहीं मिला है। तो मैंने कहा ये बहुत आपत्तिजनक है कि आप इस तरीके का जो है, आपको जब लाइसेंस नहीं मिला है, आपने इतना बड़ा अस्पताल आप चला रहे हैं, मरीजों का उपचार कर रहे हैं, तो उनके द्वारा कुछ गलत टिप्पणी की गई। तो मैंने ऊपर जाके मरीजों को देखा और मरीजों में 3 मरीज ऐसे जिनका इलाज चल रहा था और उसका इलाज का भी में कोई गुणवत्ता नहीं दिखाई दी, क्योंकि मेरे साथ जिला नोडल चिकित्सा के डॉक्टर खैरवार भी थे, यहाँ के बीएमओ डॉक्टर दाऊ भी थे। उन्होंने ये कहा कि ये उस स्तर की उपचार नहीं दे पा रहे हैं। तो मैंने उसका ये किया कि ये संचालन इसका अवैध है और इस अवैध कार्य को मैंने बंद करने के लिए तो आदेशित किया और इसको सील कर दिया। सर, मीडिया में खबर चलने के बाद सर सील किया जा सकता है? सर जी, मीडिया में खबर चलने के बाद सील किया जा सकता है? सर, ये था कि बीते दिनों एक मासूम व्यक्ति की यहाँ पर बच्चे की मौत हुई है, उस मामले में भी। हाँ, ये दूसरा है कि एक मासूम बच्चे की मौत हुई थी। एक बच्चे को जो यहीं नज़दीक के गांव का था, उसको कुछ झटके आते थे, तो उसका जो उपचार भी हुआ था वो भी बहुत गलत तरीके से हुआ था। वो बच्चा बाद में उसका निधन हो गया। तो ये तमाम शिकायतें। सर, क्या उस बच्चे के परिजन पे कोई शिकायत है? उस बच्चे पर फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।